एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और शानदार क्लास जो आपकी यूसी नेट और एमपी सेट इंग्लिश लिटरेचर के लिए है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम डियर स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप लोग को पता है कि आज हम लोग रेस्टोरेशन पीरियड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रेस्टोरेशन पीरियड जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये कंबाइन है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जो रेस्टोरेशन पीरियड है वो यूनिट 1, 2 एंड 3 एंड 4 चारों यूनिट्स में है। ठीक है, तो हम एज अ कॉमन इसको पढ़ेंगे। देन इसके बाद जो हम पढ़ेंगे विलियम कॉन्ग्रेव को, उसे हम पढ़ेंगे यूनिट वाइज। ठीक है, तो चलिए, रेस्टोरेशन पीरियड जो है वो आपका 1660 से स्टार्ट होता है एंड 1688 का जो बीच का टाइम है, जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड, वो आपका रेस्टोरेशन पीरियड कहलाता है। ठीक है, इसको पुनर्स्थापना अवधि भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक अलग प्रकार के यहाँ पे राइटिंग की गई है, उसके बारे में अपन लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो किंग है वो कौन है। तो इन दिस ईयर 1660 किंग चार्ल्स सेकेंड, ठीक है, exiled Stuart king was restored to English throne. He become monarch of English, Scott and Ireland. ठीक है, तो वर्ष जो है 1660 में राजा चार्ल्स द्वितीय जो है निर्वासित स्टुअर्ट किंग को अंग्रेजी सिंहासन पर बहाल किया गया था। वह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के सम्राट बने। ठीक है, मतलब ये कहना था कि जो किंग चार्ल्स सेकंड हैं, जिनको स्टुअर्ट किंग के नाम से भी जाना जाता है, जिनको भगा दिया गया था या लड़ाई में हार गए थे तो बाहर कर दिया गया था, उनको पुनः स्थान दिया गया, सिंहासन पे बैठाया गया और उनको इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड का राजा बनाया गया। ठीक है, इसे रेस्टोरेशन काल क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि इसमें जो किंग हैं चार्ल्स टू, वो अगेन क्या हुए थे, कई दिनों के बाद अपने सिंहासन पे बैठे थे। ठीक है, तो इसलिए रेस्टोरेशन इसको काल पीरियड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन 1685 टू 88 जेम्स टू टुक द थ्रोन। अब यहाँ पे 1685 से लेकर के 1688 तक जेम्स जो सेकंड है वो भी गद्दी पे बैठे, गद्दी संभाली। ठीक है, 29 में 1600 was made a public holiday because on the day Charles II was restored to throne, this day in also known as Oak Apple Day। ठीक है, 29 मई और 1660 को सार्वजनिक अवकाश कर दिया गया। ठीक है, क्यों कर दिया गया सार्वजनिक अवकाश? क्योंकि इसी दिन चार्ल्स सेकंड को राजगद्दी पर पुनः बैठाया गया था। इस दिन को ओक एप्पल डे के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ओक एप्पल डे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कौन सा डे है? तो 29 में 1660 इस दिन ओक एप्पल डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन जो चार्ल्स सेकंड हैं, जो राजा बन रहे हैं, वो सेकंड टाइम फिर से अपनी गद्दी को संभाल रहे हैं। ठीक है, तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है और ये आपको आ भी सकता है। ठीक है, क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि वेनर रेवेलियन, ठीक है, ये क्या है? ये कि वेनर विद्रोह है, रेवेलियन मतलब होता है विद्रोह। ठीक है, विद्रोह कैसा? ऑन जैन 6 1661 अबाउट 15 मोनार्किस्ट हेड बाय अ वाइन कूपर नेम्ड थॉमस वेनर tried to gain possession of London in the name of King Jesus. Most were killed और प्रिजन्ड एंड 10 वर हैंगेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो छोटे छोटे राजा के अंदर जो लोग नहीं होते, उनमें से एक व्यक्ति था थॉमस बैनर। ठीक है, ये कौन है? तो ये मैं आपको बता दूं, लगभग जो 50 राजशाही जो लोग हैं उनमें से एक है। ठीक है, जो वाइन कह सकते हैं कि वाइन कूपर जिसका नाम है। ठीक है, और जो 50 मोनार्क का हेड है। ठीक है, तो वो क्या है, जिसका नाम क्या है? थॉमस बैनर। उसने क्या किया कि लंदन की जो लंदन जो राज्य है, जो उसका शासन खुद हड़पना चाहता था। ठीक है, और इसलिए उस समय बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, बहुत सारे लोग जेल में चले गए और बहुत सारे लोग, लगभग 10 लोग को फांसी पे भी लटका दिया गया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, विद्रोह जैसे नहीं होते थे राजा महाराजाओं के समय पे, जैसे मान लीजिए कोई राजा है, उसका चाचा का लड़का है, तो वो उसकी गद्दी हथियाना चाहता है, तो ऐसी कुछ पोजीशन यहाँ पे बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे चाचा का लड़का नहीं है, यहाँ पे क्या है, 15 मोनार्किस्ट का हेड है। वो कौन? थॉमस बैनर, और इसी के नाम पर बैनर
रेविलियन नाम पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे हम डिस्कस करते हैं। इन 1688 किंग जेम्स सेकंड वाज ओवरथ्रोन फ्रॉम द थ्रोन बाय अ यूनियन ऑफ इंग्लिश पार्लियामेंट्रियंस विद द डच स्टेड होल्डर विलियम थर्ड ऑफ ऑरेंज। मैरी वॉज द डॉटर ऑफ जेम्स सेकेंड। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि 1688 में अंग्रेजी सांसदों ने एक संघ ने, मतलब अंग्रेजी सांसदों का एक संघ है, यूनियन है, संघ ने राजा जेम्स सेकेंड को सिंहासन पर उखाड़ फेंका। ठीक है, मतलब उनको फिर से राजा जेम्स को क्या कर दिया गया, उखाड़ फेंका गया। ठीक है, तो एक यहाँ पे चीज समझिएगा, यहाँ पे चार्ल्स सेकेंड थे। ठीक है, देन यहाँ पे 85 पे जेम्स सेकेंड आ गए। ठीक है, तो जेम्स सेकेंड जो आए तो उनको फिर से हटाने का जो काम किया गया है वो यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो 1688 में अंग्रेजी सांसदों ने क्या एक संघ है जिसने राजा सेकेंड, मतलब जो जेम्स सेकेंड है, उनको सिंहासन से उखाड़ फेंका। ऑरेंज के डच स्कॉट स्टेड होल्डर विलियम थर्ड मैरी जेम्स द्वितीय की बेटी थी। तो यहाँ पे एक लाइन ये ध्यान रखिएगा, विलियम थर्ड ऑफ ऑरेंज मैरी वॉज द डॉटर ऑफ जेम्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, लेकिन जेम्स टू की जो डॉटर हैं वो कौन है, तो विलियम थर्ड। ठीक है, ऑफ ऑरेंज। विलियम थर्ड टुक द थ्रोन एंड मैरिड डॉटर टू जेम्स सेकेंड। अच्छा, ये विलियम सेकेंड जो है वो मैरी जो है डॉटर ऑफ जेम्स की। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ऑरेंज के जो डच स्टेड होल्डर है विलियम थर्ड, ठीक है, उनने इस काम को किया था। किस काम को, कि जेम्स टू को हटाने का। ठीक है, अब वो कर क्यों रहे हैं तो उसके बारे में आगे आपको मिलेगी जानकारी। ठीक है, मैरी जेम्स द्वितीय की बेटी थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है, क्या समझना है, कि विलियम थर्ड टुक द थ्रोन। अब यहाँ पर जो विलियम थर्ड हैं उन्होंने गद्दी को संभाला। ठीक है, और जेम्स द्वितीय की बेटी जो है मैरी से विवाह किया और उसे सम्राज्ञी बनाया तथा उसके साथ शासन किया। मतलब यहाँ पर जेम्स सेकंड को हटाया गया है। ठीक है, उसके जगह पे राजा कौन बना है, तो जेम्स जो सेकंड की बेटी मैरी है उसका हस्बैंड विलियम थर्ड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। देन आगे चलते हैं। आगे है हेनोवेरियन पीरियड स्टार्ट इन 1714 आफ्टर एसेशन ऑफ जॉर्ज फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हेनोवेरियन काल जो है, जो समय है, वो 1714 में जॉर्ज प्रथम के राजरोहण के बाद शुरू हुआ। मतलब जब जॉर्ज फर्स्ट आए तो वहां से फिर है वो हेनोवेरियन पीरियड स्टार्ट हुआ, जो ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या क्या चीजें हुई वो मैं आपको पूरी चीजें बताता हूँ आगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिफोर द reign ऑफ चार्ल्स सेकेंड द रोल ऑफ वुमेन ऑन द स्टेज वर प्लेड बाय men और young children, but in the time of Charles सेकेंड वुमेन कम ऑन स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल से पहले मंच पर महिलाओं की भूमिका पुरुष और या छोटे बच्चे निभाते थे। ठीक है, मतलब चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल से पहले जो मंच पर, मंच मतलब स्टेज पर जो महिलाओं की जो भूमिका है वो पुरुष या छोटे बच्चे निभाते थे, लेकिन चार्ल्स द्वितीय के समय पे महिलाएं पहली बार मंच पे आई। मतलब यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो वुमेन है, उनको बराबर का वो नहीं कहते कि औधा देना, वो नहीं था। तो वो कब आया है, चार्ल्स द्वितीय के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। आफ्टर एसेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड इन 1660 द थिएटर्स वर reopened which were closed in 1642। तो यहाँ पे एक और लाइन ये ध्यान रखिएगा, चार्ल्स दो का जो एसेनेशन हुआ, मतलब उसको जो हटाया गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है जो थिएटर फिर से खोले गए। ठीक है, 1642 में जो बंद हो गए थे उनको फिर से कब खोला गया, जब चार्ल्स दो का एसिनेशन हुआ। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। रेस्टोरेशन कॉमेडी में लोकप्रिय लेखक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
पॉपुलर राइटर ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी वर जॉन ड्राइडन, जॉर्ज इथर्ज एंड विलियम कॉन्ग्रेव। अब इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं जिनके बारे में क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि रेस्टोरेशन पीरियड के कौन से कॉमेडियन हैं या राइटर हैं या पोएट हैं। तो आपको नाम देना है जॉन ड्राइडन, जॉर्ज इथर्ज एंड विलियम कॉन्ग्रेव। विलियम कॉन्ग्रेव के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स और बात करते हैं द रेजिस्ट्रेशन वाज एन एज ऑफ पोएट्री एंड ड्रामा, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन एज है वो किस लिए जानी जाती है, तो एज ऑफ पोएट्री एंड ड्रामा, ठीक है। जॉन ड्राइडन हो गए आपके पोएट्री के लिए और विलियम कॉन्ग्रेव हो गए आपके ड्रामा के लिए, ठीक है। तो इसीलिए रेजिस्ट्रेशन पीरियड को जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा कि रेजिस्ट्रेशन पीरियड किस लिए जाना जाता है, तो आपको बताना है पोएट्री एंड ड्रामा के लिए, ठीक है। ये जो छोटे छोटे मैं क्वेश्चन आप लोग को बोलता हूँ ना, तो उसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लिया कीजिए, नोट डाउन कर लिया कीजिए, ठीक है। तो अब हालांकि हालांकि मैं आपको नोट्स तो धीरे से प्रोवाइड कर रहा हूँ, थोड़ी देर जैसे ये कंप्लीट होता है वैसे ही, या मैं ऐसा करता हूँ कि रेजिस्ट्रेशन के ऊपर तक के जितने भी राइटर्स हैं उनकी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़ते रहिए, है ना, और डाउनलोड करके आप लोग प्रिंट भी लेते रहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है सर विलियम डेविडेंट वाज फर्स्ट रेस्टोरेशन पोएट टू अटेम्प्ट एन एपिक, हिज गॉन्डिवर्ड अनफिनिश्ड एंड द सीज ऑफ रोड्स आर फेमस फॉर इट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि जो सर विलियम है, विलियम कौन, ये भी एक राइटर है, ठीक है। तो यहाँ पे सर विलियम जो डेवनेट है वो भी इपिक का प्रयास किए और इपिक्स लिखना स्टार्ट किया। उनकी लेकिन एक अधूरी है गॉडीवर्थ जो अधूरी रह गई है, ठीक है। तो इसलिए अधूरी है इसलिए भी पढ़ सकते हैं, द सीज ऑफ रोड्स इसके लिए प्रसिद्ध है। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपसे ये पूछ लेगा कि विलियम डेवेंट जो है वो रेस्टोरेशन पोएट हैं, उनकी जो एक एपिक है जो अभी अनफिनिश्ड है, तो आपको बताना पड़ेगा गॉन्डीवर्ट, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लेगा विलियम डेविडेंट जो है वो किस एपिक के लिए बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, तो आपको बताना है द सीज ऑफ रोड्स, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। द हिंद एंड द पैंथर वाइट ड्राइडन प्रेज द रोमन चर्च अबव ऑल अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्राइडन द्वारा लिखा गया है द हिंट एंड द पैंथर ने अन्य सभी के ऊपर रोमन चर्च की प्रशंसा की, ठीक है। मतलब जो रोमन चर्च है उसकी प्रशंसा करने का जो कार्य किया है वो किसने किया है, जॉन ड्राइडन ने किया है। और उनके वो कौन सा वर्क है, तो वो मैं आपको बता दूं, द हिंद एंड द पैंथर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्राइडन का है। एक तो क्वेश्चन इस पे ये बनेगा कि ड्राइडन का कौन सा वर्क है जो चर्च के ऊपर क्या किया गया है, चर्च की प्रशंसा करता है, रोमन चर्च की प्रशंसा करता है, तो द हिंद एंड द पैंथर, ठीक है। चलिए, या फिर द हिंद एंड द पैंथर किसके द्वारा लिखा गया, तो ड्राइडन के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स और भी चीजों को समझते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट में, ठीक है। गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग। चलिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे समझिएगा, पॉपिस प्लॉट इट वाज अ फिक्शन कंस्पिरेसी concocted by Titus Otus between 1678-1681. Otus alleged that there existed an extensive Catholic conspiracy to assassinate Charles II, accusations that led to the execution of at the least 22 men and precipitated द एक्सकर्शन बिल क्राइसिस, ठीक है। तो इसका पूरा मतलब समझिए, पॉपिस प्लाट ये क्या है, तो यह 1678 से 1681 के बीच टाइटस ओटस द्वारा रचित, ये टाइटस ओटस एक राइटर है, ठीक है, उनके द्वारा रचित, उनके द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक साजिश थी। मतलब ये जो है जितना भी उस चार्ल्स द्वितीय के साथ हो रहा है, ये चार्ल्स द्वितीय के साथ जो हत्या करने की जो प्लान है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो टाइटस ओटस के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। ओटस ने आरोप लगाया कि चार्ल्स द्वितीय की हत्या के लिए एक व्यापक कैथोलिक साजिश मौजूद थी। मतलब कैथोलिक साजिश मतलब चर्च इन्वॉल्व थे चार्ल्स द्वितीय की हत्या करने के लिए, और आरोप जिसके कारण कम से कम 22 लोगों को फांसी दी गई और भ्रमण बिल संकट पैदा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भ्रमण बिल संकट मतलब एक्सकर्शन बिल क्राइसिस, ठीक है। द एक्सकर्शन बिल क्राइसिस किससे संबंधित है, तो चार्ल्स सेकंड की हत्या
रचने के लिए या साजिश रचने के लिए, ठीक है। और उसमें क्या किया गया था, उसमें 22 लोगों को फांसी चढ़ाई गई थी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। In 1707, under the Union of Act, England, Scotland and Wales were united as United Kingdoms, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं 1607 में यूनियन ऑफ एक्ट के तहत इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को यूनाइटेड किंगडम के रूप में एकजुट किया गया, ठीक है। मतलब देखिए क्या होता था, जब किसी के विरुद्ध युद्ध किया जाता था तो कई सारे एक इकट्ठा होते थे ना, वैसे ही जैसे आपने यूनियन ऑफ एक्ट यहाँ पे सुना होगा, जैसे आपने यूनाइटेड किंगडम सुना होगा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या है, तो इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। उसी को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। जो ये सब है ना, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, तो इनको जो मिला जुला रूप है उसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, ठीक है। और जो आज तक चला आ रहा है, आप लोग ने अभी भी सुना होगा कि ये सब इकट्ठा ही है। एक बार चुनाव भी हुआ था कि यूनाइटेड किंगडम को अलग अलग कर दिया जाए, जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स को। तो उस पे ये जो मत पड़े थे उसमें ज्यादा मत ये पड़े थे कि इकट्ठा रहने दिया जाए यूनाइटेड किंगडम को, क्योंकि छोटे छोटे देश हैं, है ना। After restoration, Thomas Kilgrave and William Dividend were given royal patents to stage the theaters, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके समय, रजिस्ट्रेशन के बाद का जो समय है, थॉमस किलग्रेव और विलियम डिविडेंड को थिएटरों के मंचन के लिए शाही पेटेंट दिया गया, ठीक है। मतलब उनको एक विशेष अधिकार, विशेष टाइप का वो दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, बस जानते रहिए आप लोग, ठीक है। आगे नेक्स्ट, मार्गरेट ह्यूज इज credited as the first professional actors on the English stage at the age of 30. She made a history in British theatre by becoming the first woman to perform on an English stage at the Ver Street Theatre. The date was 18 December 1660, where Margaret played at role of Desdemona in Othello, staged by Thomas Kilgrave and King's Company. तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन समझ लीजिए मार्गरेट ह्यूजेस या ह्यूज को इंग्लिश मंच पर पहली बार किसी अभिनेत्री को क्या किया गया, उतारा गया, ठीक है। ये 30 साल की उम्र में उन्होंने वेयर स्ट्रीट थिएटर में इंग्लिश अंग्रेजी मंच पर प्रदर्शन किया, ठीक है। वो पहली महिला बनकर ब्रिटिश थिएटर में इतिहास रच दिया। मतलब पहली जो, अगर इंग्लिश अभिनेत्री आप कहेंगे, किसको कहेंगे, तो ह्यूज को कहेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और तारीख वो ध्यान रखिए 8 दिसंबर, और ये 1660 थी जब मार्गरेट ने थॉमस किलग्रिव और किंग्स कंपनी द्वारा मंचित ओथेलो में डेस्डेमोना की भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन थोड़ी बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये पूरी चीजें मैंने आपको जो बताई हैं वो मैंने बताई हैं रेस्टोरेशन पीरियड। ये रेस्टोरेशन पीरियड जो आपका यूसी नेट है और एमपी सेट का जो यूनिट 1 से लेकर 4 के बीच का जो कॉमन टॉपिक है वो है ये, ठीक है। तो ये क्लास आपकी रजिस्ट्रेशन पीरियड पे थी। अगर आप लोग भी एमपी सेट और यूसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं और जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये क्लास मैं ऑफ करूंगा। इसके देन नेक्स्ट जो क्लास होगी वो विलियम कॉन्ग्रेव के ऊपर होगी, जो बहुत ही शानदार प्ले राइट्स हैं, ठीक है। और ये कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरी रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास मिलेगी, साथ में नोट्स मिलेंगे, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। और गाइडेंस पर्सनली आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये क्लास मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आप लोग 2 मिनट के अंदर जुड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।